हेलो दोस्तों, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है भटला और इस गांव की खास बात ये कि इसमें लगा है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। ये प्लांट 14,000 एकड़ मतलब कि 56 किलोमीटर के एरिया पर लगा है और ये इतना बड़ा है कि पेरिस का आधा शहर इस प्लांट के अंदर आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये प्लांट 2500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है कि इससे बेंगलोर जैसी सिटी की साल भर की पावर डिमांड को फुलफिल किया जा सकता है। और अगर थ्योरेटिकली बात करें तो धरती पर हर 1 घंटे में इतनी सूरज की रोशनी पड़ती है जिससे कि दुनिया की साल भर की एनर्जी डिमांड को मीट किया जा सकता है। अब आप कहोगे ठीक है, पर न जाने इसके लिए कितने सोलर पैनल और कितना खाली एरिया चाहिए होगा कि दुनिया की एनर्जी डिमांड को मीट किया जाए। तो दोस्तों ज्यादा नहीं, ये देखिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सहारा डेजर्ट जो कि 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, इसका बस 5% एरिया जो कि लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर होता है। इस इतने से एरिया पर अगर हम राजस्थान के भटला की तरह सोलर फार्म बना दें तो ये दुनिया की पूरी एनर्जी डिमांड को मीट कर देंगे, जिससे कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। बिल्कुल नहीं। दुनिया की छोड़ो, अगर भारत की बात करें तो ईयर 2024 में भारत ने लगभग 2.5 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की और जैसा कि अपन ने शुरू में राजस्थान के भटला सोलर पार्क को देखा, वो 2500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। मतलब अगर पूरे देश में भटला जैसे 100 और बना दें तो अपने देश की भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, राइट। अब ये सारी चीजें सुनने में तो बहुत अच्छी है, पर अगर रियलिटी की बात करें तो सोलार ने 2023 में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की पता है? हमारी जरूरतों की 5.5% बस। अगर सोलार सच में ही इतना अच्छा है और शार्क टैंक में इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं सोलार की, तो दुनिया भर की सरकारें इस पर कुछ क्यों नहीं कर रही हैं? तो दोस्तों अगर प्रैक्टिकली इसको देखें तो इसमें है कुछ प्रॉब्लम्स जो सामने आती हैं। सबसे पहली है जियोपॉलिटिक्स की प्रॉब्लम। अगर नॉर्थ अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में ही सोलर पैनल लगा दिए जाएं तो सारी की सारी पावर आ जाएगी नॉर्थ अफ्रीका के इन देशों के पास, जो कि बाकी कंट्रीज स्पेशली ऑयल रिच कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, रशिया, सऊदी अरेबिया, इराक और भी कई सारे ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऐसा होने से बाकी देशों की डिपेंडेंसी इन देशों पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जब भी किसी देश के पास जरूरत से ज्यादा पावर आ जाती है तो वो सिर्फ तबाही लाती है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर हो, इजराइल फलस्तीन की वॉर या चाइना ताइवान की वॉर। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अगर सारी एनर्जी सोलार के थ्रू सहारा में बनेगी तो उसको भारत रशिया तक कैसे पहुंचाया जाएगा? और अगर किसी तरह ये कर भी लिया तो इस ट्रांसमिशन में होगा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लॉस। तीसरा है स्टोरेज। दोस्तों अभी के समय जो भी बिजली बनती है, भले ही वो कोल से बने या विंड मिल से, उसको बैटरी में स्टोर नहीं किया जाता। ऐसे 500 डब्बे रोज यहाँ पर आते हैं, कोयला लोड होकर आ रहा है जिससे आगे बिजली जनरेट हो रही है। 24 घंटे कोयले जलता है और वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं पावर स्टेशन में। वहां से वो ग्रिड में आती है जिधर पर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं और इधर से ये आती है अपने घर में। पर सोलार के साथ हमें इस बिजली को स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि सोलार से बिजली सिर्फ दिन के टाइम बनेगी, रात में हमें बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि करंट सिनेरियो में हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर पाए। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत है, पर इसका कोई सॉल्यूशन भी है? तो दोस्तों बिल्कुल है। देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स तब आ रही हैं जब हम इसे लार्ज स्केल पर देख रहे हैं, मतलब सरकार हमारे लिए ऐसा कर दे। पर तब क्या होगा जब हम इसे इंडिविजुअल लेवल पर देखें? अगर आप अपने घर पर सोलर लगवाते हैं तो पहली जियोपॉलिटिक्स की प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि अब ये आपका खुद का है। दूसरी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि जिस भी कंपनी से आप ये लगवाएंगे इसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की होगी, आपकी नहीं। आप उस कंपनी को फोन कर मेंटेनेंस के लिए बुला सकते हैं। तीसरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज की प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि पैनल से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी को आप दिन में डायरेक्ट यूज करेंगे और रात के समय आप बैटरी का यूज करेंगे जिसमें सोलर एनर्जी स्टोर होगी। और आज के समय सरकार भी सोलर लगवाने के लिए सब्सिडी दे रही है, जिससे कि आपका भी फायदा और देश का भी, क्योंकि आज जो एनर्जी हम यूज करते हैं वो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। फिर चाहे वो कोल हो या पेट्रोल या किचन में यूज होने वाली एलपीजी जो कि फॉसिल फ्यूल से बनती है। और ये फॉसिल फ्यूल बनते हैं तब जब बहुत सारे पेड़ और बहुत बड़े बड़े जानवर जमीन के अंदर एक्सट्रीम हीट और हाई प्रेशर में कई हजार सालों तक सड़ते हैं, तब फॉसिल फ्यूल बनते हैं। और 18वीं सदी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर आज तक फॉसिल फ्यूल हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रहे हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो या इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको मिलाकर हमारी जितनी भी एनर्जी की जरूरतें हैं उसमें 80% एनर्जी फॉसिल फ्यूल को जलाकर ही आ रही है। पर प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये भी है कि जब भी फ्यूल जलते हैं ये भारी मात्रा में CO2 गैस रिलीज करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है।
और डेटा के अनुसार सिर्फ फॉसिल फ्यूल का ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन में 75% तक का कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हम इंसानों द्वारा इस धरती पर हो रही है उसका 75% फॉसिल फ्यूल की वजह से हो रही है। और हार्वर्ड और येल क्लाइमेट कनेक्शन की स्टडीज के अकॉर्डिंग दुनिया में लगभग 80 से 85 लाख लोगों की जान फॉसिल फ्यूल जलने से जो पॉल्यूशन होता है उससे हर साल जाती है। पर फॉसिल फ्यूल के साथ एक और अच्छी बात ये हो रही है कि ये बहुत ही जल्दी खत्म हो रहे हैं। स्टडीज की माने तो जिस रफ्तार से कोल माइनिंग और धरती से ऑयल निकाला जा रहा है उस हिसाब से दुनिया भर के ऑयल रिजर्व 56 साल और चलेंगे, कोयले के रिजर्व 100 साल तक चलेंगे और नेचुरल गैस जैसे कि LPG, CNG जो कि मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन की कॉम्बिनेशन से बनती है ये 50 साल तक और चलेगी। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े, लाखों लोगों की जान ना जाए और जो ग्लेशियर मेल्ट होकर तबाही ला सकता है उसको रोका जाए, उसके लिए हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बहुत ही जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलार पर शिफ्ट होना होगा। थैंक यू।